नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन की स्टडी रूम में। अभी तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से अनाया और हर्षवर्धन बातें कर रहे थे कि उसकी मॉम के बिहेवियर में बदलाव आया है। वह आमतौर पर जो चीज़ करती है उनसे कई सारी चीज़ अलग करने लगी है, जिसे महसूस करके अनाया भी कुछ सोचते हुए बोली, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं किसी और का दिमाग है। जाहिर सी बात है, वह पिछले कुछ वक्त से शांत थे। उन्होंने हर्षवर्धन पर दबाव नहीं बनाया। उन्होंने अनाया से बात करने की कोशिश की। इसका सीधा सा मतलब है वह कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है, जिसे महसूस करके हर्षवर्धन बोला, बिल्कुल नहीं, इस बार मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा, नहीं उन्हें कोई नुकसान करने दूंगा। ये सुनकर अनाया बोली, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वह हार क्यों नहीं मान रही। बस एक मामूली सी विरासत और खानदान की ऊंचे नाम की वजह से वह इस हद तक आगे बढ़ गई है। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, बीवी, कुछ लोगों की फितरत बिल्कुल नहीं बदलती। उनके सामने कोहिनूर हीरा हो तब भी वो जमीन से कंकड़ पत्थर ही उठाएंगे। ये सुनकर अनाया बोली, लेकिन मुझे मॉम के लिए बुरा लग रहा है। तो हर्षवर्धन बोला, चिंता मत करो, मैं मॉम को प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर अनाया बोली, प्रोटेक्ट करने का वक्त गुजर चुका है। मॉम पहले ही उनकी साजिश का हिस्सा बन चुकी है। ये सुनकर हर्षवर्धन बोला, बीवी, कहना क्या चाहती हो? तो अनाया उसे घूरते हुए बोली, क्या तुमने इतने वक्त में तुम्हारी दादी की चीजों को नोटिस नहीं किया? दादी माँ कभी भी अपने हाथों से कुछ नहीं करती। वह बस एक ही बार जल्दबाजी में मुझे धमकाने के लिए आई थी। जब मैं उनके सारे राज खोल दिए थे, उनके बाद वह कभी भी आमने सामने नहीं आई। हर बार वह किसी और की मदद से ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे उन्होंने तुम्हारी कंपनी में शेयर होल्डर की मदद से प्रॉब्लम क्रिएट की थी। यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे अंदाजा है, उनके पास कोई ड्रम का कार्ड है जो पीछे से उनकी मदद करता है और उनके सारे काले कामों को अंजाम देता है। वो ज़्यादातर उसी की मदद लेती है। इससे पहले भी उन्होंने पायल रावत को अपना मोहरा बनाकर ब्लू हिल में मॉम के पास रहने को भेजा था। यहाँ तक कि उन्होंने गीता गायकवाड़ का इस्तेमाल करके भी मुझ पर हमला करवाया था। और इस हिसाब से देखा जाए तो उनका अगला टारगेट मॉम बनी है। उन्होंने मॉम को मोहरा बनाया है तुम्हें नीचे लाने के लिए। और इस बार उनकी साजिश शायद बहुत बड़ी है, क्योंकि पिछली बार जिन भी लोगों ने उसने अप्रोच किया था या फिर तुम्हारे खिलाफ किया था, वह सब के सब दुश्मन थे और तुम्हारे दिल में उन सब के लिए कुछ नहीं था। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार सामने मॉम होगी और तुम खुद को बेबस महसूस करोगे। उन्होंने चाल तो अच्छी चली है, लेकिन उनका टारगेट गलत था, क्योंकि वे लोगों को मौका नहीं देती। आज तक उनकी घटिया हरकत बर्दाश्त की क्योंकि वो तुमसे जुड़ी हुई थी, लेकिन पिछली बार उन्होंने मेरे अजन्मे बच्चे पर अपनी नज़र गड़ाई थी। ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं। अब कोई मौका नहीं मिलेगा। ये कहते उसे उसकी आंखों में आग थी। वही अनाया की एक्सप्लेन सुनकर हर्षवर्धन भी समझ गया कि उसकी माँ उसकी दादी माँ की हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ हुआ कैसे, क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसे भी ज़्यादा अन्याय से प्यार करती थी। आखिरकार कई सालों तक सिर्फ अनाया ही ऐसी शख्सियत थी जिसने उनको पाला था और अच्छे से ट्रीट किया था, वरना तो हर कोई उसे नीचा नज़रों से देखता था। यहाँ तक कि अनाया ने उन्हें तब मदद की थी जब वो मौत के दरवाजे पर खड़ी थी। वह लोग अपनी ही सोच में डूबे हुए थे। तभी अनाया अपना फ़ोन निकालती है और किसी को डायल करते हुए बोली, सीमा रावत की गतिविधियों पर नज़र रखो। मुझे उनकी हर पल की डिटेल चाहिए और खास करके रावत मेंशन में क्या हो रहा है पता करके बताओ। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जिंदल विला। दूसरी ओर जिंदल विला का माहौल काफ़ी गंभीर था, क्योंकि सुबह से 2-3 बार अरुणा जिंदल हर्षद जिंदल के बारे में पूछ चुकी थी और वह अभी तक वापस नहीं आया था। ना ही उसने एक भी बार फ़ोन किया था। और अरुणा जिंदल को यह चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि हर्षद उनका अपना पोता है, इस तरह से बिहेव कर रहा है, माना कि वह गलत थी। और उन्हें एहसास भी हो रहा था कि उन्होंने रेशमा के साथ बदतमीजी की थी, लेकिन वह बड़ी थी और बड़े अगर छोटी मोटी चीज़ कर ले तो छोटे उन्हें माफ़ कर देने चाहिए। लेकिन रेशमा इतनी छोटे दिल की होगी, उन्हें सोचा नहीं था। इसीलिए वह सुबह से ही मुंह फुलाए बातें कर रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने आरती और साक्षी जिंदल को भी कई बार ताने मारकर बातें की।
मोहन जिंदल ने तो उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वह हमेशा खुद को ही सही मानती थी, इसीलिए उन्होंने इसकी एक नहीं सुनी। तभी दरवाजे के पास उनकी नजरें गई। वहां पर रजनी राठी खड़ी थी। हालांकि उनकी हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। महेश 2-3 दिन जेल में रहने से उनकी हालत में काफी बदलाव हुआ था। उनके चेहरे का पूरा मेकअप उतर चुका था, आंखों में गहरे डार्क सर्कल। पहले जो चेहरा काफी अट्रैक्टिव लगता था, अब उसमें कई सारी झुर्रियां नजर आने लगी थी। हर वक्त रजनी राठी को मेकअप लगाकर रहना पसंद था, यहाँ तक कि वो सोते वक्त भी भारी ब्राइट मेकअप लगाती थी। लेकिन फाउंडेशन और कुछ फेस क्रीम रूटीन जरूर करती थी, जिसमें जैसे उनका चेहरा यंग नजर आता था, या फिर कह सकते हैं कि वह सच में हद से ज्यादा बुरी नजर आती थी। बस मेकअप की वजह से ही वह थोड़ी बहुत देखने लायक थी। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी फटे टूटे थे और हर जगह गलती लगी हुई थी। उनके बालों में से भी बदबू आना शुरू हो गया था। जेल में उन्हें काफी अच्छा सबक सिखाया गया था, खास हर्षद जिंदल के ऑर्डर पर। पहले वह अपनी बीवी को परेशान करने वाले इंसान को कैसे छोड़ता। हर कोई दरवाजे की ओर देखता है और वहां रजनी राठी को देखकर सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। जहां पर साक्षी जिंदल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उन्होंने कई क्रिमिनल देखे थे, आए दिन वह इसे भी बुरी हालत में क्रिमिनल को देखती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके गुनाह माफ करने लायक है। इसीलिए उनके चेहरे पर अभी भी कठोर भाव थे। लेकिन बड़ी बहू आरती जिंदल दिल की साफ थी और उन्हें रजनी को देखकर तरस आ रहा था। वह तुरंत आगे गई और नौकरों की मदद से उसे अंदर लाकर बिठा दिया। अरुणा जिंदल जो पहले उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन तेज बदबू की वजह से वहीं पर खड़ी हुई और चिंता भरी आवाज में बोली, कैसी हो रोशनी बेटा, तुम ठीक तो हो? और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? और तुम यहाँ कैसे आई? रजनी जो 2-3 दिन के मेंटल टॉर्चर की वजह से अभी भी खोई हुई थी, वह होश में आई और रोते हुए बोली, आंटी वह लोग बहुत गंदे हैं, उन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर उसे भी दर्द हुआ। हालांकि वो तो उसके पास जाने से भी कतरा रही थी। सच में उसकी माँ इस वक्त बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले सबकी नजरें सीढ़ियों से नीचे आ रहे अरविंद राठी और रमन राठी पर गई और सोफे पर बैठी हुई रजनी राठी को देखकर उन दोनों के ही चेहरे के भाव बदल गए। जहां रमन राठी के चेहरे पर अभी भी कठोर भाव थे, वहीं अरविंद राठी को घिन आ रही थी। वह नीचे आते हुए बोले, अच्छा हुआ रजनी बहू बाहर आ गई, लेकिन तुम यहाँ ऐसे बैठी क्यों ही? जाओ जाकर फ्रेश हो जाए। उसके बाद वह मिश्का से बोले, जाओ अपनी माँ को ऊपर ले जाओ। रजनी राठी जो पहले ही काफी बुरी हालत में थी, वह खड़ी हुई और आगे आते हुए बोली, पापा जी। इतना बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगी और उनका हाथ पकड़ लिया। वैसे तो अरविंद राठी को घिन आ रही थी, लेकिन वह सबके सामने अपनी जिन को दिख नहीं सकते थे, इसीलिए वह बोले, अब जाओ रोना बंद करो, पहले जाकर अपना हुलिया ठीक करो, इस तरह से देखना ठीक नहीं है। ये सुनकर रजनी को भी समझ आया कि वह कितनी घटिया लग रही होगी, इसीलिए वह तुरंत ऊपर चली गई है। रमन राठी तो उसे देखकर ही घिन महसूस कर रहा था। उसका वह गंदगी से भरा हुआ चेहरा, जो डार्क सर्कल और झुर्रियों से भरे गाल और अजीब कपड़े किसी को भी घिन महसूस करवाने के लिए काफी थे। रजनी के जाने के बाद अरुणा जिंदल बोली, रजनी बेटा के साथ बहुत बुरा हुआ, उसकी हालत क्या हो गई है? उन पुलिस वालों को बिल्कुल भी रहम नहीं आया। एक औरत पर इस तरह से अत्याचार करते हुए सच में रेशमा को उसे जेल नहीं भेजना चाहिए था। वह इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? कितनी बुरी हालत हो गई है। रजनी को ऐसे देखकर अरविंद राठी भी बोले, आपने बिल्कुल सही कहा, ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है। वह बेकार लड़की है, उसने अपनी माता को नहीं छोड़ा। अगर वह कंप्लेंट नहीं करती तो ये सब कुछ होता ही नहीं और रजनी बहू की हालत इतनी खराब होती ही नहीं। बस कुछ पैसों की ही तो बात थी। वह कुछ पैसों के लिए अपनी ही माँ से इस तरह से बिहेव कैसे कर सकती है? उनकी बातें साक्षी और आरती जिंदल को पसंद नहीं आई, इसीलिए वह किचन में चली गई। जाते हुए साक्षी जिंदल बोली, ये लोग बकवास करने में ही महान हैं। इन लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा कि रजनी राठी ने किसी मेरे हुए इंसान की बेइज्जती की और रेशमा बच्चे के घर जाकर कितनी तोड़फोड़ की और कितने करोड़ों का नुकसान किया। इन्हें बस अपनी सोच सही लगती है। आरती जिंदल कुछ सोचते हुए बोली, वैसे रजनी गलत थी, लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है। मुझे लगता है उसे कुछ और भी तो सजा दे सकते थे। ये सुनकर साक्षी जिंदल बोली, दीदी आपको सभी लोग अच्छे नजर आते हैं,
आपको उसका दुख नजर आया, लेकिन आपको रेशमा का दुख नजर नहीं आया। इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन राठी परिवार उसकी माँ का कातिल है। इतने साल उसने जितने भी दर्द सहन किया है, उन सब की वजह है, लेकिन वह अभी भी खामोश बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि उसके पास पावर नहीं है। आपको क्या लगता है हमारी प्रिंसेस उसके साथ खड़ी है? प्रिंसेस की कंपनी की वो सीईओ है और उसकी अपनी इन्फ्लुएंस भी बहुत है। बहुत कुछ ऐसा है जो प्रिंसेस के बारे में नहीं जानते हैं। वह काफी पावरफुल है और रेशमा उसके लिए काम करती है, तो वह भी पावरफुल ही होगी। लेकिन फिर भी उसने राठी परिवार के साथ कुछ नहीं किया। लेकिन राठी परिवार पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा। बार बार वह रेशमा को परेशान कर रहा है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि उसे मारने की भी कोशिश की। तभी रेशमा ने कोई एक्शन नहीं लिया। और आपको लगता है अभी भी रेशमा गलत है? ये सुनकर आरती जिंदल की आंखें नम हो गई। वह माफी मांगते हुए बोली, माफ करना छोटी, मैं बस भावुक हो गई थी। इसमें रेशमा की कोई गलती नहीं है। सच में राठी परिवार ही गलत था। वहीं दूसरी बार बाहर का मामला उससे बिल्कुल अलग था। वहां पर अरविंद राठी और अरुणा जिंदल रेशमा की बुराई कर रहे थे। उनको लग रहा था कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं रेशमा का ही हाथ है और रेशमा ही गलत है। उन्हें सच्चाई नजर ही नहीं आ रही थी। अब तो रमन राठ से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वह गुस्से में अपनी जगह पर खड़ा हुआ और दांत पीसते हुए बोला, बस बहुत हुआ। आप लोगों को बस मेरी बेटी ही गलत नजर आती है। आपको कब उस औरत की गलती नजर ही नहीं आती? आपको क्या लगता है इन सब के पीछे मेरी बेटी का हाथ है? तो आप लोग गलत है। उसने कभी किसी को उकसाया नहीं है। वह तो रजनी है जो बार बार उसे बर्दाश्त नहीं कर रही और नुकसान पहुंचा रही है। रेशमा ने आज तक उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा, ना ही कोई बुराई की, लेकिन हर वक्त आप उसकी बुराई करते रहते हैं, उसे नीचा दिखाते रहते हैं। वह बर्दाश्त कर रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहे उसे कहते रहे। आपको यह नजर नहीं आ रहा है कि रजनी ने उसे मारने की कोशिश की? सालों पहले भी उसने उसे मारने की कोशिश की थी, उसे बेच भी दिया था। और कुछ ही वक्त पहले की बात है, उसने उसको मारने के लिए लोग भेजे थे, यहाँ तक कि अस्पताल में भी उस पर हमला हुआ था। आपको ये सब चीज नजर ही नहीं आती। आपको बस एक ही चीज नजर आती है कि रेशमा गलत है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह किस तरह से गलत है। क्या रमन राठी उनको सोच बदल पाएगा और रेशमा आगे किस तरह से बिहेव करेंगे? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।